और सृष्टि है, इसी कारण हम सब हैं। यदि ये ममता न होती, ये दया न होती, ये करुणा न होती, ये श्रद्धा न होती, ये विश्वास न होता, तो क्या हम सब होते? हमारी कल्पना भी तो जो है ऐसी ही उजाले भरी है। तो इस सृष्टि के प्रति जो है सबसे पहले हमें जो है अनुग्रही होना चाहिए। फिर सृष्टि ने जो बात कही अभी कि जो कुछ महिलावादी विमोश है, और जैसा मैडम भी कह रही थी राजाराम जी की, भाई साहित्य को हम खंड खंड करके नहीं देख सकते, बिल्कुल उनका कहना सही है, पर शायद हो सकता है कि हमने अपनी सहूलियत की दृष्टि से जो है वो साहित्य को ऐसा बांट दिया है कि भाई बाल साहित्य है, नारीवादी साहित्य है, दलित साहित्य है। ये एक सुविधा की दृष्टि से हो सकता है कि इसके ऊपर उस तरह चर्चा की जा सके। देखिए, आपने देखा है सभ्यता के इतिहास में किस तरीके से जो है स्त्री और पुरुष आगे बढ़े, ये आप सब जानते हैं, हिस्ट्री से भी वाकिफ हैं, आपने सिविलाइजेशन के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ा है। पूरे विश्व भर के अलग अलग भौगोलिक भूभागों में जो अलग अलग सभ्यताएं पली पनपी, उनमें स्त्री और पुरुष का अपना अपना एक जो है वो स्थान का, कार्य का और देखने का, आचार व्यवहार, रहन सहन और तमाम चीजों का। भारत के संदर्भ में करें तो देखिए, वैदिक काल में यदि आप पढ़ते हैं और उससे पूर्व को, तो आपको समझ में आएगा कि स्त्री और पुरुष में एक तरीके की समानता की स्थिति है। वहां कहीं ऐसा था ही नहीं कि कोई असमान तरीके का स्टेटस हो। लेकिन फिर आप जानते हैं कि धीरे धीरे इतिहास ने कैसी करवट ली, बहुत सारे जो हैं बाहरी आक्रमण हुए और तमाम स्थितियां बदली, और उसके बाद जो आप देखते हैं वो एक बदला हुआ समझ देखते हैं। और उस लंबे कालखंड में ऐसा बहुत कुछ हुआ कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो है परिदृश्य पूरी तरह बदल गया। और इस बदले परिदृश्य में हुआ यह कि हम पढ़ते हैं कि पितृसत्तात्मक समाज जो है उसने धीरे धीरे जन्म लिया और स्त्रियां जो हैं वो थोड़ा हाशिए पर चलती चली। वहां से जो है उनके प्रति जो सहिष्णु और संवेदनशील थे, जैसा मैडम ने भी कहा कि संवेदना लिखना तो संवेदना का विषय है, तो जो भी लेखक थे जो संवेदनशील थे, जिन्होंने लिखा, जैसे आप सभी आज के समय में कविताएं लिखते होंगे, छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज लिखते होंगे, तो वो स्टोरी लिखने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? आपके इर्द गिर्द जो कुछ घटित हो रहा है उससे। और यही हुआ कि उस समय जो महिलाओं के ऊपर जिस तरह के उनके साथ व्यवहार हो रहा था, या उनकी जो अपनी तकलीफें, दर्द थी समाज में और या परिवार में रहकर वो जो कुछ झेल रही थी, समाज का जो नजरिया था, परिवार का जो नजरिया था, ऐसा नहीं कि सब कुछ अच्छा था या सब कुछ बुरा था, लेकिन एक असमान तरीके का जो व्यवहार है उनसे किया जा रहा था, उसको केंद्र में रखकर बहुत सारा जो है कुछ रचा गया। और जो रचा गया उसमें उनके बहुत से मुद्दे थे, उनकी सशक्तिकरण से जुड़े हुए। आर्थिक सशक्तिकरण नहीं, यानी आर्थिक रूप से वो स्वावलंबी हो, केवल वही मुद्दे नहीं थे, बल्कि सबसे बड़ा एक मुद्दा होता है और वो है कि किस तरीके से वो अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र। जब तक निर्णय लेने में स्वतंत्रता नहीं होगी तब तक हम सही मायने में सशक्तिकरण की बात नहीं करते। तो परिवार में क्या उनको निर्णय लेने में स्वतंत्रता है, या जहां वह कार्यस्थल पर काम कर रही है वहां पर उनको जो है एक समान अधिकार मिल रहे हैं? और समान अधिकार किस तरीके के? जिसमें चाहे जो भी वर्क प्लेस हो वहां पर समान वेतन की बात है। क्या वेतन विसंगति तो नहीं है, या कहीं उनको हेय दृष्टि से तो नहीं देखा जा रहा, इंफीरियर तो नहीं समझा जा रहा, या ये तो नहीं समझा जा रहा जैसे कई जुमलों की बात जो है उन्होंने कही सृष्टि ने, अरे ये आपसे तो नहीं हो पाएगा,
काबिल नहीं है। तो ये जो छोटे और बड़े बड़े मुद्दे थे घर परिवार में, समाज में, उनके साथ जो कुछ हो रहा था, उन मुद्दों पर लेखन हुआ और जो संवेदनशील लेखन किया गया महिलाओं को केंद्र में रखकर, वही महिला विमर्श का पूरा जो है एक, जिसे हम कहते हैं कि एक फेमिनिस्ट डिस्कोर्स जो है वो हमारे सामने आता है। और देखिए, जब ये मुद्दे उठते हैं तो इन पे समाधान भी। क्यों? क्योंकि आप पाएंगे कि आप जैसे संवेदनशील युवा जब आज के समय में साहित्य और शक्ति को लेकर बात कर रहे हैं, तो क्या ये परंपरा और लंबी नहीं रही होगी? इससे पूर्व भी बहुत से ऐसे समाज में महिलाएं ही हुई होंगी जिन्होंने की स्त्री शक्ति की बात जो है वो की। चाहे पंडित रमाबाई हो, जिन्होंने अपने समय में स्त्री और पुरुष को दक्षिण और वाम अंग कहा कि महिलाएं वाम अंग और दक्षिण अंग पुरुष, और उन्होंने कहा कि जीवन की गाड़ी इन दोनों के संतुलन के साथ ही चल सकती है। आप पाएंगे सावित्रीबाई फुले जी का नाम आपने सुना है, जिन्होंने महिला शिक्षा को लेकर इतना सारा काम किया और उन्होंने पाठशालाएं खोली स्त्री शिक्षा को, यानी उनको सशक्त बनाने के लिए उन्होंने पाठ्यक्रम की भी रचना करी। तो उसके बाद में फिर लंबी जो है वो आप किसी भी चाहे जो है, मुझे लगता है महिला लेखिका को पढ़ लें, उषा प्रियंवदा को पढ़ लें, प्रभा केतान को पढ़ लें, शिवानी को पढ़ लें, और किसी भी महिला विमर्श से जुड़ी हुई महिला लेखिका का अध्ययन देखें, उसमें आपको समाधान भी मिलता है। वो अंतर्दृष्टि मिलती है कि किस तरह एक महिला अपने जगह पर अपनी आवाज को धीरे धीरे ही सही बुलंद कर रही है, जूझ रही है, संघर्ष कर रही है, लड़ रही है और अपनी अस्मिता और पहचान जो है वो समाज में, घर में बना रही है। समाधान तो एक दिन में और एक रात में कोई सरकार भी नहीं दे सकती। तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, ये तो आप और हमारे घर परिवार और समाज का मुद्दा है, आप और हमसे जुड़ा हुआ मुद्दा है, कोई अलग थोड़ी ही है स्त्री विमर्श। हम भी अपनी जगहों पर, आप में से कितनी नवयुवतियां हैं जो बाहर निकल रही हैं, और या हो सकता है परिवार में उनको जो है ये कहा गया हो कि नहीं भाई पत्रकारिता की पढ़ाई तो थोड़ा सा मतलब कुछ और पढ़ो, ऐसा हुआ होगा। आपने उस संघर्ष को कैसे जिया? तो ये जो है कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जिसको कि हम जो है वो कटु वाक्यों के साथ चीखकर या चिल्लाकर अंजाम पे पहुंचाते हैं। ये बहुत ही शांत और बहुत ही विनम्रता के साथ में अपनी बात को रखने की एक जद्दोजहद है। अब मुझे लगता है कि एक बात और कह दूं बस संक्षेप में, कि ये लड़ाई केवल महिलाओं ने नहीं, ये जो है संवेदनशील या एम्पैथी रखने वाले जो हैं वो पुरुष लेखकों ने भी लड़ी है। शरद चंद्र चटर्जी या जो है प्रेमचंद जी के लेखन को देखें, आपको उसमें दिखाई देगा कि उन्होंने बड़ी संवेदनशीलता से महिलाओं की बातों को सामने रखा। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि कोई पुरुष कैसे ऐसा सोच के जो है वो इतने अच्छे से उनकी बात को कहे और लिख सकता है। तो क्या आपके भाई ने, आपके पिताजी ने, आपके साथ में पढ़ने वाले किसी भी जो है वो आपके मित्र ने क्या आपको कभी कोई अच्छी सलाह दी है, या आपकी परेशानी को संवेदनशीलता से सुनकर उसका समाधान दिया है, कोई दृष्टि सुझाई है? यह जो है एक अनवरत चलने वाली वो प्रक्रिया है जब तक कि समाज को ये महसूस ना हो जाए कि हाँ अब हम सब जो है वो चेतना के स्तर पर स्वतंत्र है। और स्त्री और पुरुष की बात नहीं है सृष्टि की, ये समझने, जो भारतीय दृष्टि है वो उसको समझने की आवश्यकता है कि हमारा बाहर का जो
काया है वो कुछ भी हो सकती है, स्त्री या पुरुष की, लेकिन चेतना या आत्मा जिसको हम कहते हैं, जो न आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न वो स्त्री है न पुरुष है, वो तो शाश्वत है। तो उस स्तर पर यदि चेतना के स्तर पर आप अपने आप को ले जाते हैं, तो इस समाज के केवल बात स्त्री की नहीं, बात हर उस हाशिए के या उस व्यक्ति की है जो अपनी जगह पर कहीं अपने को दीनहीन और कातर महसूस कर रहा है, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है, या वो अपने आप को निर्बल महसूस कर रहा है, उसको सबल महसूस कराना ये हम सब का दायित्व है।